हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, घटना सार जो अर्धवार्षिकी है 2025 की, उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारी ये तीसरी सीरीज है, यानी कि तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर चुके हैं। उसी क्रम में आज की ये तीसरी क्लास है हमारी। और आप सभी जानते हैं आरओ का एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 27 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो बाकी दिनों में करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बनवाने के लिए ये क्लास सेशन मेरे द्वारा लेकर आया गया है। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास सेशन रहेगा। और आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, यहाँ से इन क्लासेस से आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करेंगे आपके पेपर में। राइट, तो आपको ध्यान से अंत तक क्लास सेशन में जुड़े रहना है। क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर की कीमत जो क्या होती है वो एक स्टूडेंट ही जानता है। राइट, तो ये है हमारी घटना सार की एक बहुत ही बढ़िया सी बेहतरीन सी श्रृंखला, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स है, 6 मंथ का पूरा टारगेट किया गया है। और ये आरओ से लेकर यूपीएसआई, यूपी पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। राइट, तो चलिए फिर क्लास सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। राइट, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है। राइट, आप सभी जानते होंगे, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या किसी भी वनडे एग्जाम की आप बात कीजिए, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को प्रत्येक परीक्षा में मिल जाते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए आज की ये रिपोर्ट है हमारा पहला आर्टिकल। और कौन से क्रम की रिपोर्ट है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी है। 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कैसी है? द्विवार्षिक। द्विवार्षिक कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित होती है ये रिपोर्ट। ठीक है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। राइट, तो चलिए फिर देखिए क्या क्या पॉइंट कह रहा है इसमें। पहला पॉइंट है 21 जनवरी 2025 को कौन सा मंत्रालय है? तो आपको याद रखना है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? तो इस मंत्रालय का नाम भी आपको याद रखना है। कौन सा मंत्रालय है? आप बताएंगे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जो कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी करता है। राइट, के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपका यहां से निकला। कौन सा मंत्रालय है? आप बताएंगे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। राइट, इस रिपोर्ट का प्रकाशन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो पहला ही पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। किसका कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में कुल वन आवरण कितना है? अगर हम भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है। तो अगर देश में कुल वन आवरण की बात की जाए तो कितना वन आवरण है? तो आपको याद रखना है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर क्या है? ये वन का आवरण है। वन आवरण का मतलब वन का आवरण, कितने परसेंट वन है। वन और वृक्ष में फर्क होता है। वन में जंगली प्रजातियां भी, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जंगली पौधे होते हैं, वो सब आते हैं। और वृक्ष में बड़े वृक्षों की बात हो रही होती है। ठीक है, तो जब वन आवरण के बारे में पूछा जाएगा कि कितना वन आवरण है भारत में, भारत की स्थिति की रिपोर्ट, भारत वन रिपोर्ट की बात हो रही है, तो वन का आवरण अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे 7 लाख के लगभग। ठीक है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग में याद कर लीजिए आप। तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ये पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76 यानी कि 21.76% है।
21.76% है किसका, कुल भौगोलिक वनावरण का, राइट। कुल भौगोलिक वनावरण का कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे कितना है, 21.76 क्या है, वन आवरण। वन आवरण की बात हो रही है, राइट, जहां पर वन है, ठीक है। अगर वृक्षावरण की बात करें, यानी कि कितने परसेंट भौगोलिक भूभाग पर कितने परसेंट वृक्षावरण है, वृक्ष का आवरण है, तो आप क्या बताएंगे, 3.41% जो है वृक्ष का आवरण है, यानी कि वृक्षावरण है कहां पर, भारत में, ठीक है। तो 21.76 और 3.4641, ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 25.17%, ठीक है। अगर आपसे कुल वन और वृक्षावरण, कुल वन और वृक्षावरण पूछा जाए, तो आप बताएंगे 25.17% क्या है, कुल वनावरण और वृक्षावरण है। मतलब वन और वृक्ष को मिलाकर जो टोटल हमारे पास भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या आता है, वन और वृक्षावरण है, तो आप बताएंगे 25.17 मतलब 17% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, 21.76% है। अगर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बात की जाए, यानी कि वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर कितना क्षेत्र आच्छादित है, वो पूछा जाए, तो आप लगभग में याद रखेंगे 8 लाख वर्ग किलोमीटर, राइट। 8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको याद रखना है 25.17% है, राइट। 25.17% है। और यहां से क्वेश्चन बनता है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, 21.76% जो है वो वन आवरण है, वन आवरण अगर आपसे पूछा जाए, और अगर वन और वृक्ष आवरण दोनों पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 25.17% है, यानी कि 25.17% है वन और वृक्ष का आवरण। याद कर लीजिए, 10 बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और आप लोग का क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कि देश के राज्यों में, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में सर्वाधिक वन का क्षेत्र किस राज्य में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, आपको नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। और ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आरओ हो, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना, कौन से, क्या बताया गया कि देश के राज्यों में अगर सर्वाधिक वन का क्षेत्र पूछा जाएगा आपसे, आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगर वहीं पर दूसरे स्थान की बात की जाए, आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो क्रम आपको याद रखना है, पहला भी याद रखना है, दूसरा और तीसरा भी याद रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या है क्रम, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये आप लोग PYQs अगर आपने सॉल्व किए होंगे अभी तक, तो आपको पता होगा कि ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। इन तीनों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र में अगर वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, क्या बात हो रही है, प्रतिशत की दृष्टि से, यानी कि प्रतिशतता की दृष्टि से पूछी जाए, तो प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान किसका है, क्या पूछा जा रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का, वृक्ष का नहीं, वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से अगर परसेंटेज की बात की जाए, तो देश में पहला स्थान किसका है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप का पहला स्थान है।
किसका पहला स्थान है? लक्षद्वीप का पहला स्थान है। यहाँ पर क्या बोला गया था? यहाँ बोला गया कि देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान किसका है? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप का है, जो कि क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद रहेगा कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है। और ये क्या है? वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान रखता है। कौन सा रखता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप रखता है। सेकंड स्थान किसका है? तो आप बताएंगे मिजोरम, जो उत्तर पूर्व का राज्य है। और तीसरा स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। राइट, याद हो जाएगा। तो पहला स्थान है लक्षद्वीप का, दूसरा स्थान है मिजोरम का, और तीसरा स्थान है अंडमान निकोबार का। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे भी क्या है? डबल स्टार बना लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 23 के दौरान वन क्षेत्र में, किसमें? वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। ठीक है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं? वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले कौन सा था? प्रतिशतता की दृष्टि से। जब हमने प्रतिशतता की बात की थी तब हमने लक्षद्वीप को पढ़ा था। ठीक है, वन क्षेत्र में जब हमने प्रतिशतता की दृष्टि से देखा था, प्रतिशत की दृष्टि से देखा था, तब हमने जाना कि लक्षद्वीप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, लक्षद्वीप। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2021-23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों की बात हो रही है। सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं? कि कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जिनमें 2021 से 23 के दौरान सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, यानी कि वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन से 3 राज्य हैं? नाम याद रखना है आपको। पहला राज्य है मिजोरम, दूसरा है गुजरात, और तीसरा है उड़ीसा। क्या क्या नाम हो गए? पहला नाम हो गया मिजोरम। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कौन से 3 राज्यों में हुई है? तो उत्तर पूर्व का राज्य है कौन सा? मिजोरम। उसके बाद है आपका गुजरात। ठीक है, पश्चिम का राज्य है गुजरात, और फिर आपका आता है ओडिशा। राइट, याद रहेगा, पूर्वी राज्य हो गया ओडिशा। इन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। अगर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य पूछेगा तो आप बताएंगे पहला नाम मिजोरम का। ठीक है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम ने की है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरा नंबर है ओडिशा का। वहीं पर अगर वन क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से पहला राज्य पूछा जाए तब आप बताएंगे लक्षद्वीप। राइट, याद रहेगा, फर्क समझते हुए चलिएगा, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी एक पॉइंट को। कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। राइट, तो एग्जाम हॉल में भी आपको करना क्या है? एग्जाम हॉल में भी बहुत बारीकी से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसका आंसर करने की कोशिश करनी है। राइट, ऐसा जल्दबाजी में कई बार हम लोगों से हो जाता है। एज ए स्टूडेंट मैं भी ये बात जानती हूँ कि जब कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत सरल है, तो हम देखते ही क्या करते हैं, उसे पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं करते, फटाफट टाइम बचाने के चक्कर में टिक कर देते हैं, और वही बाद में हमारे लिए सदमे का काम करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़कर क्या पता उसमें पूछा था सही नहीं है और हम सही टिक करके आ जाते हैं। राइट, तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम हॉल में बैठकर तसल्ली से समय देकर क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, देन उसका आंसर करना है। राइट, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। वर्ष 2021-23 के दौरान वन और वृक्ष आवरण, किसकी बात हो रही है? वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ हमने पढ़ा था वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं वन और वृक्ष दोनों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो ये आपको देखना है। पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है ओडिशा,
चौथा राज्य है राजस्थान और पांचवा राज्य है झारखंड। और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ आपका पहला स्थान प्राप्त करता है। कौन? छत्तीसगढ़। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में आपका पहला नाम आ गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कम से कम 3 राज्यों के नाम तो आपको याद ही कर लेने हैं, क्योंकि आजकल अब क्या है, आयोग ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब आयोग आपसे वन लाइनर नहीं पूछता है, अब आयोग आपको क्या कर देता है, 3 या 4 या 5 राज्यों के नाम भी दे देता है और क्रम लगाने को कह देता है कि भाई क्रम सेट करो। तो आपको क्रम याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान है ओडिशा का। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। किस दृष्टि से याद रखना है, तो ये भी पता होना चाहिए कि वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश और तीसरा राज्य है ओडिशा। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रिपोर्ट के अनुसार देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना परसेंट है? 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि भारत के 19 से अधिक राज्य ऐसे हैं जिनका 33 से ज्यादा परसेंटेज क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, कितने राज्य हैं? 19 से अधिक राज्य हैं। बात क्लियर हो गई? ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कि देश में बांस धारित क्षेत्र, ठीक है, बांस धारित, बांस तो आप लोग जानते ही होंगे, गांव में आपने पेड़ देखे होंगे ना बांस के। ठीक है, बांस धारित क्षेत्र का कितने वर्ग किलोमीटर में अनुमानित है, तो आप लोग लगभग में याद कर लीजिए 1,54,000। ठीक है, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, राइट, स्क्वायर किलोमीटर हो गया आपका। तो अनुमानित किया गया है, ये पॉइंट याद रखना है। कितना क्षेत्र है, तो बांस धारित क्षेत्र है, कम से कम आप ऐसे लमसम में याद कर लिया कीजिए, लगभग में याद कर लिया कीजिए, 1,54,000। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में अनुमानित है क्या, बांस धारित क्षेत्र। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 के आकलन में देश के कुल वन में कुल कार्बन स्टॉक जो है, कुल कार्बन का स्टॉक जो है वो पूछा जा रहा है, कितना है, तो आप बताएंगे 7,285.5 मिलियन टन है। ठीक है, कुल कार्बन स्टॉक अगर पूछा जाएगा वन क्षेत्र में, देश के वन क्षेत्र में कुल कार्बन स्टॉक, तो आप क्या बताएंगे, कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,285.5 मिलियन टन है, राइट। क्या है ये है कार्बन, कुल कार्बन स्टॉक, याद रहेगा कितना है कुल कार्बन स्टॉक, 7,285.5 मिलियन टन कुल कार्बन स्टॉक अनुमानित किया गया है। ये क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो स्टॉक है उसमें क्या है, अगर हम पिछले वर्षों से तुलना करें तो उसमें 81.5 मिलियन टन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में देश में कुल कच्छ वनस्पति, ठीक है, किसकी बात हो रही है, कच्छ वनस्पति की बात हो रही है। कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र कितना है, आपको याद रखना है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है कच्छ वनस्पति क्षेत्र। ठीक है, जो कि 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम था। ठीक है, अधिक नहीं था, कम था, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या याद रखना है,
कि देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र जो है वो कितना है, 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम है। ये पॉइंट आपके लिए हाईलाइट करने वाला है, कम आवरण है, अधिक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे आप स्टार बनाएंगे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवास वाले आवरण वाले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, दूसरा स्थान है गुजरात का, और तीसरा स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। कच्छ वनस्पति अगर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति कहाँ पर है आवरण, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण अगर आपसे पूछा जाए, क्या बताएंगे आप, कहाँ पर है सर्वाधिक। तो आपको 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम याद रखना है, कौन कौन से। पहला हो गया आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, सेकंड हो गया आपका गुजरात, और तीसरा हो गया आपका अंडमान निकोबार। याद रह जाएगा, तीनों का नाम आप लोग याद कर लेंगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले अगर 3 राज्य पूछे जाएं कि सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण दोनों में सर्वाधिक कौन है, वन और वृक्ष आवरण दोनों में सर्वाधिक कौन है, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन होगा ये, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण में वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश हो गया फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश हो गया दूसरा, और महाराष्ट्र हो गया तीसरा। तीनों के नाम याद रखते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या बोला मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण, वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही है, वाले 3 राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक वन और वृक्ष, आपको याद रखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन और वृक्ष हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है, और उसके बाद महाराष्ट्र है जो कि दक्षिण का राज्य है। बात क्लियर हो गई, याद रहेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या राजधानियां, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इनकी राजधानियां, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें भारत के राज्यों की राजधानियां भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, ठीक है। सभी राज्यों की राजधानियां आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन राज्यों की राजधानियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिएगा, मैं वेट करूंगी, मैं देखूंगी कितने लोगों ने सही आंसर किया है, राइट। चलिए आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। कौन से राष्ट्रपति हैं, किस देश के, तो हमारा पड़ोसी देश है, कौन है, श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका के कौन आए हैं भाई भारत, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति आए हैं भारत, ठीक है। राष्ट्रपति की भारत यात्रा की बात हो रही है, 15 से 17 दिसंबर 2024 के मध्य। डेट क्या याद करना जरूरी है, तो हाँ जी। अब आयोग पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने पिछली बार का यूपीपीसीएस का अगर पेपर उठाकर देखा होगा आयोग का, तो आयोग ने जो युद्ध के अभ्यास पूछे हैं उनमें उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कौन से देश के साथ युद्ध अभ्यास हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये नहीं पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया है कि मिलाइए कब कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, उसकी डेट पूछी गई है, राइट। तो आयोग पर अब भरोसा करने लायक नहीं है, कभी भी किसी भी चीज की आपसे डेट पूछी जा सकती है, तो तैयार आपको रहना है डेट के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि 15 से 17 दिसंबर 2024 के मध्य, कब,
15 से 17 दिसंबर, ठीक है, के मध्य श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम है अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है, अनुराग कुमार दिसानायके। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? आप लोगों का काम यही होता है भाई, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आया, उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे की हर चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ राष्ट्रपति का नाम आपको बताया तो आपको तुरंत ही रिकॉल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका के, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर करेंगे इसका कि कौन है श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ठीक है। ये मैं देखूंगी कि आप लोग आंसर करते हो या नहीं, ठीक है। चलिए देखिए जरा, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने भारत की क्या की है? यात्रा की है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है ये देखिए, दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी, किसकी बात हो रही है? बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहु उत्पाद, ठीक है, बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने तथा श्रीलंका से विद्युत संयंत्रों के लिए एलएनजी की आपूर्ति, ठीक है, एलएनजी की आपूर्ति पर विचार किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या? सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट के कार्य को तेज करने का निर्णय लिया गया है इसी दौरान। कौन सा प्रोजेक्ट है? तो सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट है। कौन से दो देशों के बीच में ये पावर प्रोजेक्ट है? तो आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट के कार्य को तेज करने का निर्णय लिया गया है। किस दौरान लिया गया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान लिया गया है। कब आए थे ये? 15 से 17 दिसंबर के मध्य आए थे। कौन है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है। राष्ट्रपति होते हैं ना जो दिशा देते हैं, है ना, राष्ट्रपति दिशा देते हैं, देश का राष्ट्रपति ही देश को दिशा देता है। तो आपको वैसे ही याद रखना है अनुराग कुमार दिसानायके। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता हेतु श्रीलंका के लिए भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है इसी यात्रा के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संपर्क में सुधार के लिए दोनों देशों के बीच में रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम व तलाई, रामेश्वरम और तलाई, आप इसको ऐसे याद कीजिए, कहां से कहां के बीच में? रामेश्वरम से तलाई मन्नार के बीच, ठीक है, रामेश्वरम से तलाई मन्नार के बीच में क्या है? नौका सेवा की बहाली पर सहमति मिली है। किसकी किसकी किस पर सहमति बनी है? तो नौका की सेवा की जाएगी। कहां से कहां तक? रामेश्वरम से तलाई मन्नार के बीच में क्या किया गया है? संपर्क में दोनों देशों के यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य में संपर्क को बढ़िया बनाने के लिए, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए रामेश्वरम से तलाई मन्नार के बीच में एक नौका सेवा को क्या किया है? बहाल करने की योजना भी बनाई गई है। इस पर भी सहमति बनी है और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता श्रीलंका करे, इसकी क्या की है? भारत ने इसके प्रति पूर्णतः समर्थन व्यक्त किया है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आज का तीसरा आर्टिकल, कतर के अमीर शेख तमीम बिन की भारत यात्रा। कौन आए हैं? तो अभी हमने देखा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। अब हम देख रहे हैं कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन ने भी क्या की है? भारत की यात्रा की है, ठीक है। कौन है ये? इनके बारे में जरा जान लेते हैं। 17 से 18 फरवरी 2025 के मध्य, कब? 17 से 18 फरवरी 2025 के मध्य कतर के अमीर हैं
शेख तमीम बिन अहमद ने भारत की राजकीय यात्रा की। अब इस दौरान हुआ क्या क्या, उन पर भी फोकस कर लेते हैं। क्या हुआ भाई? तो दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान के बचाव के लिए, यानी कि जो दोहरा कर लगता है, यानी कि भारत में भी टैक्स लगता है फिर कतर में भी टैक्स लगता है, उसके लिए यानी कि दोहरे कराधान से बचाव के लिए संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वर्ष 2030 तक, कौन से वर्ष आपको याद रखना है? वर्ष 2030, ठीक है, तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, स्टार बना लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कतर और भारत के बीच में कौन से वर्ष तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है, तो आप बताएंगे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को क्या करने का लक्ष्य बनाया गया है? दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है। किसके किसके द्वारा? भारत और कतर के द्वारा। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, भारत में अपने निवेश को 1.7 से 10 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता को कतर ने व्यक्त किया है। कतर ने कहा है कि भारत में जो हम निवेश कर रहे हैं उसे हम 1.5 से 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी प्रतिबद्धता कतर के द्वारा व्यक्त की गई है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत को सर्वाधिक मात्रा में, कितना? सर्वाधिक मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है, LNG की बात हो रही है, ठीक है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कतर द्वारा की जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। LNG की बात हो रही है, ठीक है, LNG की आपूर्ति कौन करता है? कतर करता है। कितने %? सर्वाधिक मात्रा में। किसको? भारत को। ठीक है, क्या याद रखेंगे कि भारत को सर्वाधिक मात्रा में LNG की आपूर्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है कतर के द्वारा की जाती है। ठीक है, वर्ष 2022 से 23 के मध्य दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ था वो लगभग कितना अरब डॉलर का था? तो 18.77 अरब डॉलर का व्यापार किया गया था। किस दौरान? वर्ष 2022 से 23 के दौरान। ठीक है, वर्ष 2022 से 23 के दौरान कतर और भारत के मध्य में जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ था वो कितने अरब डॉलर का हुआ था? तो लगभग आप याद कर लेंगे 18 अरब डॉलर। ठीक है, 18.77 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कतर को 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। कितने का निर्यात किया था भारत ने कतर को? आप याद रखेंगे कि भारत ने कतर को 1.96 अरब डॉलर का निर्यात भी किया था। ये भी आपके लिए जरूरी पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये सब कथन कारण में, या कथन जो कहते हैं ना, 2-3 कथन दे देते हैं, ठीक है, उसमें ऐसे पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सही इनमें से कौन सा सही है ना, 1 2 3 या 1 2 या कोई नहीं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट पर नजर बनाकर चलनी है कि भारत ने कतर को कितने अरब डॉलर का निर्यात किया था। आपको याद रखना है 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कौन है केंद्रीय मंत्री? कौन है? अश्विनी वैष्णव द्वारा AI कोशा और AI कंप्यूटर पोर्टल और फाउंडेशन AI मॉडल लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या क्या लॉन्च किया गया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। आपको याद रखना है AI कोशा, AI कंप्यूटर पोर्टल और फाउंडेशन AI मॉडल लॉन्च किया गया। कब किया गया? 6 मार्च 2025 को। कब? 6 मार्च 2025 को केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। AI कोशा क्या है भाई? ये AI कोशा संरचित और प्रमाणित डाटा प्रदान करके AI मॉडल विकास करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। कौन बनाएगा? AI कोशा। ठीक है, AI कोशा के बारे में पूछा जाए कि ये क्या कार्य करेगा, तो आप बताएंगे ये संरचित और प्रमाणित डाटा
प्रदान करके एआई मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा इजी बनाएगा, सरल बनाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एआई कोशा उच्च गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, ठीक है। हाई क्वालिटी के डाटा को गैर व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच आसान करेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाउंडेशन मॉडल वह बड़ा एआई मॉडल होता है। क्या पूछा जा रहा है कि फाउंडेशन एआई कोशा की बात हो रही है ना, तो फाउंडेशन मॉडल वह बड़ा एआई मॉडल होता है जिसे विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है और जो विभिन्न एआई कार्यों को करने में सक्षम होता है। क्या है ये? एआई फाउंडेशन एआई मॉडल, ठीक है। तो फाउंडेशन एआई मॉडल है क्या? ये एक तरह का एआई मॉडल होता है जो विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है और जो विभिन्न एआई कार्यों को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यों को करने में सक्षम होता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी जानते हैं, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और मेटा आदि को, ठीक है। ये सभी क्या है? फाउंडेशन एआई मॉडल के ही उदाहरण है, राइट। याद रहेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाउंडेशन एआई मॉडल के उदाहरण कौन कौन है, आप क्या बता देंगे? चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और मेटा, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, भारत अपने 3 से 4 वर्षों में अपना स्वयं का जीपीयू विकसित करेगा जिसका उपयोग मतलब 100 रुपए प्रति घंटे से कम कीमत पर किया जा सकेगा। ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। क्या बता रहा है कि भारत अगले 3 से 4 वर्षों में क्या कर लेगा? अपना स्वयं का जीपीयू विकसित कर लेगा, ठीक है, जिसका प्रयोग 100 रुपए प्रति घंटे से भी कम कीमत पर किया जा सकेगा। तो ये सस्ता होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इंडिया एआई जो है वो कंप्यूटर पोर्टल 18,000 से अधिक जीपीयू क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, 18,000 से अधिक जीपीयू क्लाउड स्टोरेज और विभिन्न एआई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। कौन करेगा? इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल। कौन करेगा? इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल क्या करेगा? 18,000 से अधिक जीपीयू क्लाउड स्टोरेज और विभिन्न एआई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। कौन? इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। इस पोर्टल को छात्रों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी विभागों के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया एआई जो कंप्यूटर पोर्टल है वो किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? किसके लिए डिजाइन किया गया है? छात्रों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए और सरकारी विभागों के लिए इसे डिजाइन किया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय जल मार्गों से कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय जल मार्गों से कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना की बात हो रही है। चलिए देखिए जरा इसे। 15 दिसंबर 2024 को, ठीक है, 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह व जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सोनवाल, क्या नाम है इनका? केंद्रीय बंदरगाह व जलमार्ग मंत्री है। नाम क्या है इनका? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जलवाहक योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? आप बताएंगे, कोलकाता से किया गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या निकला कि जलवाहक योजना का प्रारंभ, जलवाहक जो योजना है उसका प्रारंभ कहां से किया गया? आप बताएंगे, कोलकाता से किया गया। सॉरी, कोलकाता से जलवाहक योजना का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय बंदरगाह व जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछता है,
आपसे कह दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। तो आपको क्या बताना है, उनके द्वारा नहीं किया गया, किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री के द्वारा किया गया। इसके लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 के माध्यम से लंबी, इन तीनों जलमार्गों के बारे में याद रखना है। NW1 की बात हो रही है, NW नेशनल वाटरवे 2 की बात हो रही है और नेशनल वाटरवे 16 की बात हो रही है। ठीक है, तीनों का नाम याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ये पॉइंट मैं आपको जरूर देगा, NW1, NW2 और NW16। इसी में बदलाव कर देगा NW1, NW3, NW4 इस तरह से। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखते हैं, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16, राइट। तीनों का नाम याद रखना है। इसके लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित किया गया है। किसके द्वारा, जलवाहक योजना के द्वारा। ठीक है, कहां से प्रारंभ की गई, तो कोलकाता से प्रारंभ की गई। किसके द्वारा की गई, तो केंद्रीय बंदरगाह व जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा की गई। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कोलकाता से पटना। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर, राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, NW1, NW1 पर की बात हो रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कोलकाता से पटना खंड के लिए पारगमन जो समय है वो 7 दिन निर्धारित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने जाने का जो समय है वो 7 दिन का निर्धारित किया गया है, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, याद रखना है। जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक, कोलकाता से पटना खंड के लिए कितने दिन का पारगमन समय निर्धारित किया गया है, तो 7 दिन का पारगमन समय निर्धारित किया गया है, ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, पटना से वाराणसी के लिए, कहां से कहां, पटना से वाराणसी के लिए। ठीक है, पटना से वाराणसी के लिए पारगमन समय 5 दिन और कोलकाता से वाराणसी के लिए, कोलकाता से वाराणसी के लिए पारगमन समय 14 दिन का निर्धारित किया गया है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, अगर आपसे कोलकाता से पटना का पूछा जाए, कोलकाता से पटना नेशनल वाटरवे 1, कोलकाता से पटना के लिए 7 दिन का टाइम रखा गया है। ठीक है, क्या क्या है, एक ही जगह पर लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कोलकाता से पटना के लिए, ठीक है, कोलकाता से पटना के लिए पारगमन समय कितना रखा गया है, तो आप बताएंगे 7 दिन का निर्धारित किया गया है। ठीक है, 7 दिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि पटना से वाराणसी जाने के लिए, पटना से वाराणसी जाने के लिए कितने दिन का समय, कितने दिन का पारगमन समय, आप बताएंगे 5 दिन का रखा गया है, राइट। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए कितना समय, कोलकाता से वाराणसी, कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए कितने समय का रखा गया है, तब आप बताएंगे 14 दिन, यानी कि 14 डेज का टारगेट रखा गया है पारगमन का। याद रहेगा, ये भूलना नहीं है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आगे देखिए, 15 दिसंबर 2024 को, कब, 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा क्या किया गया, 3 जहाज कौन कौन से हैं, MV त्रिशूल, MV AAI और MV होमी भाभा को कोलकाता से रवाना किया गया। अब तीनों जहाजों के नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन सा, MV त्रिशूल, ठीक है, MV त्रिशूल, MV AAI, राइट, AAI और MV होमी भाभा, होमी भाभा। इन तीनों को क्या किया गया है, कोलकाता से रवाना किया गया है। इन तीनों का, ये क्या है तीनों, ये तीनों जहाज हैं। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, जहाज हैं, और इन्हें क्या किया गया है, कोलकाता से रवाना किया गया। किसके द्वारा,
सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ही किया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन? रेखा गुप्ता। अगर दिल्ली विधानसभा की मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा की ये 9वीं मुख्यमंत्री बनी है, और अगर महिला के रूप में देखा जाए तो महिलाओं में ये चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई हैं। बात क्लियर हो गई। तो 19 फरवरी या 2025 यानी कि 19 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, है ना, आप सभी जानते हैं बीजेपी पार्टी की ये सांसद हैं, को दिल्ली विधायक दल का नेता चुना गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कब चुना गया? तो 19 फरवरी 2025 को। अब आप सभी ये भी जानते हैं कि वनडे एग्जाम्स में क्या होता है, डेट को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो आपको डेट भी याद रखनी है। कब नेता चुना गया? तो 19 फरवरी 2025 को नेता चुना गया। और अगर आपसे मतदान की डेट पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 5 फरवरी को 70 सदस्यीय विधानसभा में क्या हुआ था? कितने सदस्यीय विधानसभा है दिल्ली में? तो आपको याद पता होना चाहिए कि 70 सदस्यीय क्या है? विधानसभा है, राइट। 70 सदस्यीय विधानसभा है कहां पर? दिल्ली में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए दिल्ली में चुनाव कब हुए थे? तो 5 फरवरी को मतदान हुआ था और 8 फरवरी को मतदान का परिणाम घोषित कर दिया गया था। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। डेट याद रखनी है आपको। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान हुआ था, 8 फरवरी को उसके परिणाम घोषित कर दिए गए थे, राइट। आगे देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इससे पूर्व सुषमा स्वराज पहली महिला, शीला दीक्षित दूसरी महिला के रूप में, और आतिशी जो थी वो आप पार्टी की, आप सभी जानते हैं, है ना। आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाल चुकी हैं। सुषमा स्वराज बीजेपी पार्टी से थी, राइट। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी, आप सभी जानते हैं इनको। आतिशी जो थी वो आप पार्टी से संबंधित थी, ठीक है। ये तीनों महिलाएं थी जो दिल्ली की इनसे पहले, रेखा गुप्ता से पहले मुख्यमंत्री बनने वाली महिलाएं थी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के रूप में ये 9वीं मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता दिल्ली की, और अगर महिला मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो चौथे क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं। दोनों फर्क आपको याद रखते हैं, दिल्ली की 9वीं और महिलाओं के रूप में चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है, निर्वाचित की गई है, राइट। आगे देखिए, भाजपा विधायक जो है कौन है? विजेंद्र गुप्ता, नाम इनका याद रखना है। भाजपा विधायक वीरेंद्र गुप्ता का नाम, जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन सी विधानसभा? 8वीं विधानसभा, ठीक है। 8वीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन चुने गए हैं, आप बताएंगे भाजपा विधायक है। क्या नाम है इनका? विजेंद्र गुप्ता, राइट। नाम याद रखना है, विजेंद्र गुप्ता। क्या बने हैं? दिल्ली विधानसभा, जो कि 8वीं विधानसभा है, 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं दिल्ली की विधानसभा के विजेंद्र गुप्ता, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर, यानी कि 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, आपको याद रखना है। आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटें प्राप्त हुई, ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। और बीजेपी ने कितनी टोटल सीटें प्राप्त की? 48 यानी कि 48, और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। 60.54% जो रहा है उसका कुल मतदान हुआ है दिल्ली में, 60% मतदान संपन्न हुआ है, ठीक है। श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से क्या है? विधायक बनी है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहां से विधायक बनी है रेखा गुप्ता?
तो आप बताएंगे दिल्ली की शालीमार बाग सीट से ये विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे है। कौन सा? बंगाल। ठीक है, बंगाल कितने बार? लगातार तीसरी बार। ठीक है, तो यहीं से पहला पॉइंट निकलता है, बंगाल लगातार तीसरी बार क्या कर रहा है? पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे है। ये पॉइंट याद रखना है, पहली ही लाइन से क्वेश्चन बनेगा। क्या नाम है? बंगाल क्या कर रहा है? लगातार तीसरी बार पक्षी गणना करने में भारत में सबसे आगे है। बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको 70 to 80% चीजें क्लास सेशन के अंदर ही याद हो जाएं। ठीक है भाई, देखिए किसी को भी मजा नहीं आता है बार बार इतना चीखने में, है ना। हमारी भी बहुत एनर्जी लगती है बोलने में, राइट, बहुत ताकत लगती है। जितना खाया पिया होता है ना, सारी क्लास के अंदर ही खत्म हो जाता है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, इतना चिल्ला चिल्ला कर आपको इसीलिए बताया जा रहा है, 2-2 3-3 बार इसीलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि चीजें आपको याद करना आसान हो जाए। जब एक ही बार कहकर निकल जाऊंगी तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। जब 2 से 3 बार रिपीट कर देती हूँ चीजों को, तब आपके माइंड में चीजें चली जाती हैं। ठीक है, इसलिए कई कई बार बोल देती हूँ एक एक लाइन को ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो मेरा थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर दिया कीजिए आप लोग कि मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा करने के लिए, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, बंगाल लगातार तीसरी बार साल में पक्षी गणना करने में भारत में सबसे आगे है। पहला पॉइंट देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 क्या है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट यानी कि GBBC 2025 का आयोजन 14 से 17 फरवरी के बीच किया गया। ठीक है, कब किया गया? 14 से 17 फरवरी के बीच में। ये करता क्या है? तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या करता है? दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है। क्या है ये? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट क्या है? आप बताएंगे, दुनिया के सबसे बड़ी पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भारत में 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ शीर्ष स्थान पर है। अगर यहाँ हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में, भारत में पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियों की गणना की गई है, तो आपको टोटल नंबर भी पता होना चाहिए कि टोटल नंबर भारत में कितना है पक्षी प्रजातियों का। तो आप क्या बताएंगे? 1068। ठीक है, 1068 1068 जो है 68 जो है वो क्या है? प्रजातियों का दस्तावेजीकरण है। कहाँ पर? भारत के अंदर। भारत में 1068 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। कितने पक्षियों के साथ? 543 पक्षी प्रजातियों के साथ। ठीक है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियां हैं, पूरे भारत में 1068 हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1068। ठीक है, यहाँ देखिए दार्जिलिंग ने बंगाल में सर्वाधिक 252 प्रजातियों की गणना की है। ठीक है, दार्जिलिंग जो है, बंगाल में जो दार्जिलिंग है उसमें सबसे ज्यादा 252 प्रजातियों की गणना की गई है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे इसकी शुरुआत हुई थी 1998 से। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है GBBC कार्यक्रम, शॉर्ट फॉर्म में भी आपको याद रखना है, GBBC कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ठीक है,
बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। भारत 2013 से इसमें भाग लेना शुरू किया है, ठीक है। भारत ने इसमें भाग लेना कब से शुरू किया है? तो विश्व स्तर पर करता है ना, जीबीबीसी काउंट करता है पक्षियों की प्रजातियों का, तो भारत इसमें कब शामिल हुआ है? तो 1998 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1998 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कौन सा कार्यक्रम? जीबीबीसी कार्यक्रम, है ना। जीबीबीसी कार्यक्रम जो है 1998 से इसकी शुरुआत हुई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत इसमें शामिल कब हुआ, तो आप कब बताएंगे? 2013 से क्या हुआ है? भारत इसमें शामिल हुआ है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। प्रजातियों की संख्या के अनुसार शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन से हैं? पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ क्या है? पहले स्थान पर है ना। पश्चिम बंगाल में 543 प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड, थर्ड स्थान है असम का, चौथा स्थान है महाराष्ट्र का और पांचवा स्थान है कर्नाटक का। याद रहेगा। क्या क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया प्रजातियों की संख्या के अनुसार शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम, चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा है कर्नाटक। ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पश्चिम बंगाल पहला राज्य, दूसरा राज्य है उत्तराखंड, तीसरा राज्य है असम, चौथा राज्य है महाराष्ट्र, पांचवा राज्य है कर्नाटक, राइट। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। कौन सा लाइसेंस शुरू करने वाला? डिजिटल पायलट लाइसेंस। कौन? भारत, ठीक है। भारत जो है वो डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर भारत दूसरा देश है तो पहला कौन सा है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर दूसरा देश भारत है तो पहला स्थान किसका है? पहला किसका स्थान है? तो आप याद रखेंगे चीन ने पहले ही शुरुआत कर दी थी किसकी? डिजिटल पायलट लाइसेंस देने की, ठीक है। पायलट लाइसेंस का डिजिटलीकरण कब कर दिया गया था? चाइना के द्वारा सबसे पहले किया गया था। भारत ने डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू किया है, दूसरे स्थान पर भारत का स्थान है, ठीक है। 20 फरवरी 2025 को भारत ने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया, ईपीएल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईपीएल के नाम से जानते हैं। कब किया गया है भारत के द्वारा? आपको याद रखना है 20 फरवरी 2025 को। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि 2 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? तो आप याद रखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, है ना। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि कहते हैं ना इसको, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, है ना। वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी। और आपको यहाँ क्या याद रखना है? 20 फरवरी। 20 फरवरी को भारत ने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है, ईपीएल को लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने वाला चीन के बाद भारत दूसरा देश बन गया है। स्टार बनाएंगे आप। चाइना पहला देश है और भारत जो है वो दूसरा देश है। यहाँ से ही पॉइंट आपसे फंसेगा, ठीक है। यह पहला भारत के डिजिटल परिवर्तन और विमानन सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? पायलटों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना, सुरक्षा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, ठीक है। पायलट लोग जो होते हैं, जो पायलट होते हैं, जो विमान उड़ाते हैं, उनके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना
और सुरक्षा और पारदर्शिता को क्या है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डिजिटल ट्विन सिस्टम। हवाई अड्डों के लिए डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जिसमें रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। कौन सा सिस्टम है, आपको याद रखना है। कौन सा सिस्टम है? डिजिटल ट्विन सिस्टम है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। डिजिटल ट्विन सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जिसमें रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति 2025 क्या है? कौन सी नीति है? जीसीसी नीति है 2025 लॉन्च की गई है, और ये पहली है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश ने, किसने? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बनाएंगे। मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 का अनावरण किया। भारत में अगर पहली जीसीसी नीति 2025 लॉन्च की गई है, तो किस राज्य के द्वारा की गई है? आपको उस राज्य का नाम याद रखना है। तो जीसीसी नीति का नाम आते ही आपको एमपी यानी कि टाइगर स्टेट का नाम याद कर लेना है। टाइगर स्टेट का नाम याद कर लेना है ना। टाइगर स्टेट है ना, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जीसीसी नीति को, जो कि देश में पहली समर्पित ग्लोबल कनेक्टिविटी सेंटर नीति है, यानी कि 2025 की नीति है, पहली बार किस राज्य द्वारा किया गया इसका अनावरण? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है, ठीक है। क्या उद्देश्य है इसका? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करना है। नई जीसीसी नीति का उद्देश्य मेट्रो शहरों से ध्यान हटाकर उभरते शहरी केंद्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। ये पॉइंट है, इसका याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। इन शहरों को टीयर फर्स्ट स्तर की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए यह आकर्षण बन सके, ठीक है। क्या किया जाएगा? टीयर फर्स्ट स्तर की बुनियादी सुविधाएं इनको प्रदान की जाएंगी, और जिससे क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनकी ओर आकर्षित होंगी, राइट। आगे देखिए, इसके तहत मध्य प्रदेश में जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियों को 40% तक, स्टार बनाएंगे, 40% तक की पूंजी सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। कितने % तक की पूंजी सब्सिडी मिलेगी? स्टार का पॉइंट है आपका। तो 40% तक की पूंजी सब्सिडी मिलेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। व्यवसाय की आसानी के लिए नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है। कौन सा पोर्टल है? नो क्वेरी पोर्टल, राइट। नो क्वेरी पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसके लिए शुरुआत की गई है? तो व्यवसाय को आसान बनाने के लिए नो क्वेरी पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किस राज्य के द्वारा जीसीसी नीति लागू की गई? तो मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाई गई है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट देखिए, आज का आर्टिकल है हमारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहां पर किया गया? ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। तो 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? पीयूष गोयल, राइट। क्या नाम है? पीयूष गोयल। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ इन्होंने किया, ठीक है। इसका उद्घाटन हुआ कहां पर है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया है, राइट। याद रहेगा, नई दिल्ली में किया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का
उद्घाटन, याद रहेगा। श्री पिल्ले गंगा रेड्डी को क्या नाम है इनका? श्री पिल्ले गंगा रेड्डी। श्री पिल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो श्री पिल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी कैसा? प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो अगर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन नई दिल्ली में किया गया। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और श्री पिल्ले गंगा रेड्डी को बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि और किसान मंत्रालय, ठीक है, और वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि भी नामित किए जाएंगे। कौन कौन? आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधि होगा, औषधि विभाग का प्रतिनिधि होगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय विभाग का प्रतिनिधि होगा और वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधि, औषधि विभाग का प्रतिनिधि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि और वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा, ठीक है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि हल्दी पीली होती है इसी वजह से उसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्ष 2023-24 में भारत में 305 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 10.74 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ है। ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे कि वर्ष 2023 और 24 में, ठीक है, वर्ष 2023 और 24 की मध्य बात हो रही है, भारत में 305 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 10.74 लाख टन हल्दी का क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। कितने टन हल्दी का उत्पादन हुआ है? 10.74 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ है। कौन से वर्ष में? 2023-24 में, ठीक है। कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में? तो आप बताएंगे 305 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा हल्दी का उपभोक्ता, उत्पादक और निर्यातक कौन है, तो आप बताएंगे कि उपभोक्ता की बात हो, चाहे उत्पादक की बात हो, चाहे निर्यातक की बात हो, भारत का क्या है? प्रथम स्थान है। किसमें? हल्दी के उत्पादन, उपभोग और निर्यात में। बात क्लियर हो गई? ये पॉइंट भी स्टार का पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, वर्ष 2023-24 में भारत से 1.6 लाख टन, ठीक है, 1.62 लाख टन हल्दी और संबंधित उत्पादों का क्या हुआ है? निर्यात हुआ है। मतलब भारत के बाहर 1.62 लाख टन जो है हल्दी क्या की गई है? भारत के बाहर भेजी गई है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आज के लिए हम सेशन को करेंगे यहीं पर एंड, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी आर्टिकल से शुरुआत करेंगे, मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी के लिए करेंगे यहीं पर सेशन को एंड, क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी और आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जीएस अभ्यास हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। भाई क्या मिल जाएगा? फ्री पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा क्लासेस का, ठीक है।
क्लासेस के फ्री पीडीएफ आपको जीएस अभ्यास टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और जीएस अभ्यास एप्लीकेशन भी हमारी आ गई है भाई, ऐप भी हमारा लॉन्च हो गया है जीएस अभ्यास, राइट। प्ले स्टोर पर जाइए आप और एप्लीकेशन को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जीएस अभ्यास के नाम से एप्लीकेशन आ चुकी है मार्केट में हमारी, राइट। वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, चाहे वो स्टैटिक जीके से हो, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, राइट, चाहे वहां पर आपको पीवाईक्यूज हो, उन सभी सारी चीज़ों का आपको वहां पर समावेश मिलेगा। एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है, प्ले स्टोर से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए इतना ही। अगर क्लास सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल खोल कर क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए।